बोले रेणु देवी तो पैसा कमाने के लिए पद लेती है, उसके परिवार के लिए लूटने के लिए। जब पद पर जाती है परिवार लूटना शुरू कर, किसी का जमीन छेंकना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना। ये तो लगा है, तो हाल ही में सुने होंगे परिस्थिति क्या थी। हाँ। उसके बाद भी मान रेणु देवी का कोई कीर्ति बता देगा हमको, डिसाइड हो गया कि संजय हार रहा है। पैसा तो ये दुनिया जानता है कि संजय जायसवाल के पास बहुत है। आज दुनिया जानता है कि मदन मोहन तिवारी के पास पैसा नहीं। पूरा बिहार सरकार के जितने उस पक्ष के एमएलसी, एमएलए, मंत्री, कास्ट बाई हर गांव में घुस करके पैसा बांटने लगे। अगर वो पैसा नहीं बढ़ता तो संजय जी को पार्लियामेंट नहीं जाते, मदन मोहन तिवारी ही। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार में सरगर्मी चढ़ी हुई है और विशेषकर चंपारण 23 में अव्वल दर्जा में रहता है। आज हमारे साथ चंपारण के एक दिग्गज नेता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, मदन मोहन तिवारी जी नाम है, पूर्व विधायक हैं और पूर्व लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं। आज उनसे मुलाकात हुआ है और आज हम लोग विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और क्षेत्र के विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। क्या चल रहा है आजकल? चुनावी साल है, अब तो क्या कहेंगे साल, अब तो महीना है जी, चुनावी महीना है। सब लोग अपने जनसंपर्क में लगा हुआ है जी, और जनता से मिल रहा है और जनता का निवेदन कर रहा है। और जनता जिसको जीता है, जिसको हरा है, लेकिन तो जनता के बीच में तो जाना तो पड़ेगा ही। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करता था बेतिया विधानसभा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजेपी मजबूत हुई और लगातार यहाँ बीजेपी सीट पर काबिज रही। मगर एक ऐसा समय आया 2015 में, जो सारी चीज़ों को धराशायी करते हुए, बीजेपी को गढ़ को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं आप कांग्रेस का यहाँ पे सीट काबिज करने में कामयाब रहे। इस बार भी फिर आप दौर में हैं और आपके समर्थक के द्वारा लगातार सोशल मीडिया में ये पोस्ट किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से मदन मोहन तिवारी जी को यहाँ पे जो है कांग्रेस टिकट दे और यहाँ के विधायक के रूप में आप काम करें। क्या कहिएगा इस पर? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पार्टी टिकट उसी कार्यकर्ता को देती है जो समाज में रहता है जी, जो गांव में रहता है। तो मैं गांव में रहने वाला नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जनता का सेवक हूँ, गांव में रहता हूँ, हर आदमी के बात पर खरा उतरता हूँ, जो जिस समय बुलाता है उस समय पहुँचता हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी भी देखती है, उसका सर्वे रिपोर्ट बताता है कि जनता का मान क्या है, उसी हिसाब से टिकट अलॉट होता है। अच्छा। तो मैं जो 5 साल विधायक रहते हुए किया, आज जो इस 5 साल हारे हुए समय में किया, निश्चित रूप से सर्वे में रिपोर्ट मेरा अच्छा गया होगा। पार्टी हमको टिकट देगी, मुझे पूर्ण विश्वास। आपका राजनीतिक सफर कब से चालू हुआ? कैसे यहाँ का मुकाम जो हासिल किया है, इसके बारे में थोड़ा सा। परिवार में कोई नेता नहीं था जी, पंचायत स्तर तक का कोई नेता नहीं जी। मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बेतियां आए और अपने कार्य कुशलता से हम लोगों को पढ़ाए लिखाए, लेकिन हम एक बहुत छोटा किसान के परिवार में, पिताजी भी जन्मे थे। हम लोग धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई। हम एक वकील थे, 94 में मैं सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ, रिजाइन भी कर दिया नौकरी। अच्छा। और वकालत कर, आज अगर नौकरी करते तो डीएसपी रहते कम से कम, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। 2001 आया था, गाँव के लोग ने कहा कि आप चुनाव लें। अरे भाई, जात पात का युग है, हम लोग 10-15 आदमी वोटर हैं ब्राह्मण, तो कौन हम लोगों को वोट देगा? हमारे पिताजी भी कहे कि वोट नहीं देगा, सब जात पात का युग है। लेकिन समाज का सब तबका, जो छोटा बड़ा ओबीसी ईबीसी समाज है, वो हमको जबरदस्ती करने लगा, चुनाव आप ही को लड़ा। हम कहेंगे आप लोगों के समाज से भी कोई लड़ेगा तो फिर वोट आप उसी को दे दीजिएगा, हमको दीजिएगा, बेकार बेइज्जत करने के लिए खड़ा करा रहे। कहा कि नहीं, हम लोगों का काम है। जो समाज गांव के राजनीति से प्रताड़ित था, चुनाव लड़े, जीते, प्रमुख बन गया। नहीं, मुखिया बना। अच्छा, मुखिया बना। 5 साल मुखिया का जो सफर था वो किए।
लेकिन हम हमारे योग्यता के हिसाब से वो पद हमको सूट नहीं कर, नहीं कर रहा था। हम उसमें मैंने हम बहुत एक जाहिल आदमी नहीं होता है, इस तरह से जाहिलों का वो जमात, अच्छा। उसमें हम नहीं एडजस्ट करते। हम्म, कि चुराने का लूर है नहीं, हम्म, झूठ बोलने का लूर है नहीं, जो करना है साफ सुथरा करना है। जी। तो हम निर्णय ले लिए कि हम नहीं लड़ेंगे, पंचायत समिति लड़ेंगे हम्म, और बेतिया का प्रमुख का पद जनरल था, हम्म, तो हम लड़ गए समिति। अच्छा। हम निर्विरोध प्रमुख हो गए 6-10 में। फिर विधानसभा है, हम्म, तब टिकट मांगे, पार्टी को टिकट कांग्रेस से। कांग्रेस से, तो हम अच्छा। प्रमुख रहते हुए चुनाव लड़े और 14,000 वोट ला कर हार गए। अच्छा। फिर बोले कि अभी ये जातीयता के युग पूर्ण रूप से आ गया है, अब हम लोग सकाम नहीं होगा, जी। तो हम अपना निर्विरोध अपना काम करने लगा हम्म, लग गए। फिर 15 में अप्लाई किए, एक दिन में जाकर के फिर टिकट मिली, तो पैसा नहीं था, इधर तकना था इधर तकना था, कैसे आएगा तो तेल भराएगा तो प्रचार। हम्म, कहीं कहीं से कोई कोई लोग परिवार में, समाज में लोगों ने मदद किया मदद किया। और लोग कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगे कि इस बार चुनाव निकल जाए। उस समय भी मैं प्रमुख था, अच्छा। निकल गया, चुनाव निकला, चुनाव जीते, 5 साल सेवा आम जनता। हमको वोट मिला 66,000 अच्छा। और हारे तो हमको मिला 69,000। तो हम लोगों में एंटी इनकन्वेंसी में नहीं थे। कोई वोट का पार्ट समीकरण जो टूटा, वो वोट हमारे पास से हट करके दूसरे में चला, चला वही हार का विषय कारण बना। बना। हाँ। लेकिन वोट हमारा बढ़ करके 3,000 बढ़ गया, तो चुनाव हार गए तो मायूसी तो सबको होती है, जी जी बिल्कुल। मायूस तो थे ही। उसके बाद क्या कुछ कमी रहा उस समय? वही कुछ बोले, अपना में कमी रहा या रणनीति की नहीं कमी रहा रणनीति या वोट नहीं, बैंक? हम लोग जिस मार्ग पर, जो काम पर, जो लोगों के बीच में उपस्थिति पर जो हम लोग उम्मीद किए, वहाँ वहाँ कहीं कहीं घात हो। हम समझे कि आप हमारे हैं, लेकिन आप फिर जातीयता में चले, तो वो तबका टूट गया, जी। तो हमारा हार हुआ। 24 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा लड़े, कुछ हम अपने अस्वस्थ तो थोड़ा थे ही। एक कमी रह गई कि राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता साथ नहीं दिया आपको। जिला में नहीं आया, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। 2-3 जगह प्रदेश स्तर के नेता जो जिसे जिम्मे था, उस एकाध ब्लॉक में, एकाध विधानसभा में मीटिंग की है और एकाध विधानसभा में मीटिंग बुला करके वहां नहीं। अच्छा। ये फ्लॉप हारने का मुख्य कारण है। पैसा तो ये दुनिया जानता है कि संजय जायसवाल के पास बहुत है, आज दुनिया जानता है कि मदन मोहन तिवारी के पास पैसा नहीं, साफ सुथरा बात। किसी से पूछिएगा मदन मोहन तिवारी पैसा से हार गए, तो लोग एक शब्द में कहे ओकरा सामने सकेंगे मदन मोहन तिवारी। बात सच्चाई भी है, सच्चाई भी वही है। लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा था कि संजय जीतने वाले हैं। जीत करके जाएंगे। लेकिन 20 तारीख तक वो एक रणनीति बने, जब उसका परिस्थिति ऊपर से नीचे तक टोटल डिसाइड हो गया कि संजय हार रहा है। पूरा बिहार सरकार के जितने उस पक्ष के एमएलसी, एमएलए, मंत्री, कास्ट बाई हर गांव में घुस करके पैसा बांटने, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। पैसा बांटने लगे। अगर वो पैसा नहीं बढ़ता तो संजय जी को पार्लियामेंट नहीं जाते, मदन मोहन तिवारी ही जाते। सच्चाई यही है। मेरिट में कोई कमी नहीं है, कोई अनुकंपा, कोई डोनेशन के डॉक्टर हम नहीं हैं, अपने बल पर एमएलए भी हैं, 10 लाइन बोलना भी जानते हैं। हाँ, एक चीज में कमी है कि उनके घर पर 40 बरस राजनीति का केंद्र, एक राजतंत्र के तरह चंपारण के लोगों ने स्थापित कर दिया। इसका खामियाजा हम लोग जैसा साधारण आदमी जो नेता बनना चाह रहा है, वो पैसा में दब जा रहा है।
हम चंपारण के लोगों से आग्रह करेंगे, जी। जितने मतदाता हैं, हम्म। ये जो 20-20 वर्ष से बैठे हुए हैं, चंपारण के लिए एक कृति किए हुए हैं, तो चुने दोबारा। अगर कोई कृति दिखाई नहीं पड़े हम्म। तो इनको हटाएं। अगर ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेतिया शहर के सफाई के क्षेत्र में, जल जमाव के क्षेत्र में, रमना मैदान के क्षेत्र में, चंद्रावत नदी के सफाई, कुआना नदी के सिल्टिनेशन सफाई में, कहीं भी अनहरी चौनहरी के सफाई में कहीं इन लोगों का कोई योगदान हो तो जनता चुने। मतलब हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है तो बदल करके दूसरे को चांस दे। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक हैं रेणु देवी, वो उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ा एक पद होता है, उसके बाद अभी भी वर्तमान मंत्री हैं। इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी क्या चंपारण का उस लेवल पर विकास हो पाया? बेतिया विधानसभा क्षेत्र का विकास हो पाया? हम तो बोल दिए कि कोई कृति हम सबको बोले। जी जी। अभी तो मेजोरिटी में तो बीजेपी है यहाँ। हम सबको बोले, जी जी। रेणु देवी को ही क्या बोले? रेणु देवी तो पैसा कमाने के लिए पद लेती है, उसके परिवार के लोग लूटने के लिए। जब पद पर जाती है परिवार लूटना शुरू कर, किसी का जमीन छेंकना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, ये तो लगा है। तो हाल ही में सुने होंगे परिस्थिति क्या थी। हाँ। उसके बाद भी माने रेणु देवी का कोई कृति बता देगा हमको परिस्थिति क्या थी। हाँ। उसके बाद भी माने रेणु देवी का कोई कृति बता देगा हमको। अपने 4 करोड़ रुपया सालाना जो विधायक निधि मिलता है वो किस जगह पर खर्च की है मंत्री जी? तनी आप लोग पत्रकार हैं, घूम करके एक बार देख लीजिए, कहीं बोर्ड वोर्ड है। 5 साल हमको हारे हुए हो गया, किसी गांव में ढूंढिएगा तो मेरा 4 गो बोर्ड दिखाई पड़ी जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है, वो कौन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, लोगों से आप बात देखिए, करेंगे? हमारे मन का बात निश्चित रूप से हर गांव के स्कूल का, सरकार का जो शिक्षा नीति है, मान लीजिए कुछ गांव में चुनिंदे लोग हैं जो जिनका आय 10, 15, 20 हजार महीना का है, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ लेते हैं। जी। आज भी 80% गांव में बसने वाले लोगों का लड़का मैट्रिक से ऊंचा नहीं जा पाता है। 7वां 8वां लेबर का बेटा लेबर है। तो शिक्षा पर ध्यान देना अति आवश्यक। स्वास्थ्य, जिस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है आज जहाँ नहीं है उसको बनवाना जरूरी है। वहाँ डॉक्टर नर्स का पोस्टिंग करना, ड्रेसर वगैरह का पोस्टिंग करवाना जरूरी है। क्योंकि गांव में अगर कुदाल चलाने वाला का उंगली कटता है तो उसका उपचार महारानी जानकी कोर में नहीं होगा, उसका उपचार गांव में होगा। इसलिए कि वह मजबूर आदमी उतना देर तक खून गिराते आएगा, पता चलेगा कि उसका 90% खून गिर गया उम्र। अगर तत्कालीन उसको गांव में जो पंचग्राम पंचायत में शुरू से यह व्यवस्था है उसको और बढ़िया ढंग से करने की जरूरत है। स्वास्थ्य पर करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान। आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है। खेती, एक तो खेती सब मैंने पंप चला करके, पंपी सेट चला करके लोग किया। अब समय से यूरिया नहीं, यूरिया जहाँ जा रहा है वहाँ मार हो रहा है, या तो दुकानदार पिटा रहा है या पब्लिक आपस में पीटा पीटी कर ले रहा है। जब यूरिया की आपूर्ति देश में कमी नहीं है, भारत सरकार के कृषि मंत्री बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार सरकार के कृषि मंत्री बोलते हैं अब कमी नहीं है तो फिर इमारती क्या ही हो। आप इतना भरपूर मात्रा में दीजिए कि किसान कम से कम चैन से काट के छिट सके। जो अधूरा काम है जैसे जल जमाव, जैसे अथी का चंद्रावत नदी का अतिक्रमण, आप देख रहे हैं भर एक चंद्रावत का सफाई हो जाने से
और एक अच्छा खासा ड्रेनेज बना करके पूरा बेतिया शहर का पानी से अगर कनेक्टिविटी कर दिया जी तो बेतिया शहर में कोई भी पानी नहीं एक पार्ट को चंद्रावत से जोड़िए, जी। एक पार्ट को अनहरी चौनहरी से जोड़िए और कोहड़ा नदी का सिल्क कटवा, जी कम से कम 100 पंचायत में बाढ़ से निजात मिल जाए जी और पानी भी शहर में नहीं टिके। लेकिन ये लोग वोट में उसका एस्टीमेट लेकर घूम रहे थे कोहड़ा नदी के सफर, जी जी लेकिन वो एस्टीमेट अब मंत्री जी का भतीजा लेके घूम रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था। और एक हमारे यहाँ मुख्य समस्या है, 65 RD एक पुल है जो कोहड़ा नदी के ऊपर बना हुआ है अच्छा और उसके ऊपर नहर बना हुआ है। तो आधा पुल भंवारी वाला है, आधा पुल बम्मा वाला, अच्छा पुराना मॉडल, उसको हटा करके उसमें भंवारी बना दिया गया तो और जल्दी जल निकासी की सुविधा बढ़ जाएगी। जी मतलब कि 73 का समस्या का समाधान हो जाए, जी समाधान हो जाए, वो एक मुख्य समस्या है हमारे यहाँ का। उसके बाद कोहड़ा नदी में एक जौकटिया में पुल है जो सालों से जर्जर पड़ा हुआ है, रोड भी सरकार बनवा दिया लेकिन पुल नहीं बना। जी फिर हमारे अपने गांव में जहाँ हमारा पैतृक जन्म स्थान, जी वहाँ कोहड़ा नदी में इतना जर्जर पुल है कि मैं प्राथमिकता के साथ उसको बनवाने का प्रयास करूंगा जब मैं विधायक हुई। जी बाकी जो भी छूटा फूटा होगा जी। उसको देख के किया जाए। विधानसभा बेतिया विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं एक बार पुनः बेतिया के सभी मतदाता भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अच्छा उम्मीदवार चुनिए, पार्टी नहीं, जो काम करने वाला हो, आप लोगों के बीच में रहता हो। धन्यवाद। अभी हमारे साथ बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी थे और इनके विचारों को आपने जाना, इनके एजेंडा को आपने जाना और बेतिया विधानसभा कैसे जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है, कैसे चारों तरफ रोड टूटे हुए हैं, नाला जाम है और बाढ़ जैसी समस्याओं को अपनी बातों को रखे हैं। इनका वक्तव्य आपको कैसा लगा, मेरा बात आपको कैसा लगा, मेरा सवाल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस बार आप बेतिया विधानसभा में क्या आप बदलाव करना चाहते हैं, इस पर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मदन मोहन तिवारी जी को क्या आप फिर से मौका देना चाहते हैं, इस पर विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।